चलिए, बैठ जाइए। बैठ गए? बैठ गए हो? बोलिए। ए बुटी। ए, कहाँ रहती है तुम? डेली आती नहीं है जी। कल नहीं ना आई थी? काहे ना आती है डेली? खा के सो जाती है? क्या हुआ है? दांत निकल रहा है? ओ। धीरज कुमार चौरसिया, हरिओम कुमार, अनिल कुमार, अभिषेक कुमार। चलिए, सबको गुड इवनिंग है। आइए, जल्दी जल्दी लोग बैठिए। बैठिए जल्दी। किसका मोबाइल है वो? किसका है जी वो मोबाइल? बैग है? बैग में रखो ना। भुला जाएगी बस। फिर आना मेरे पास रोना। मोबाइल चोरी हो गया मेरा। चलिए। क्या हाल चाल है? ठीक है। तो कल जो पढ़ाए थे, कल जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछ देते हैं। जानते हैं रिचार्ज खत्म होने वाला है। 25 तारीख से मैसेज कॉल आना शुरू हो जाता है, 29 को खत्म होगा। समझे? कंपनी सब कितना जागरूक है। मतलब बार बार दिन में 2 बार कॉल आ जाता है, दिन में 2 बार मैसेज आ जाता है, रिचार्ज करवाइए। बैठिए जल्दी। अरे वो कहाँ गया जी? वो नहीं आ रहा है? हाँ। हाँ। नहीं आ रहा है वो? ऊपर में है क्या? कहाँ है? नहीं नहीं, वो नहीं है। शादी में गया है? ओ। बताइए, जवाब दीजिए तो। जवाब दीजिए। बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? अनाई मुदी। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी। आगे बताइए। भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों में सबसे दक्षिण ने सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी कौन है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी? कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। आगे बताइए। कालसूबाई और महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ? कर्नाटक। महेंद्रगिरी। उड़ीसा। अच्छा, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई। आंध्र। अन्ना मलाई। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। आगे बताइएगा। सेबड़ाई की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। सेबड़ाई की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। सेबड़ाई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए। मतलब क्लास शुरू होने के बाद आती है। बैठिए जल्दी।
देखिए बाबू, अब हम लोगों को कुछ और पहाड़ियों को देखना है, कुछ और पहाड़ियों को देखने के साथ साथ पठार, मैदान, द्वीप, तटीय मैदान, इन सभी चीजों को भी देख लेना है। और साथ ही साथ कुछ दर्रा को भी देखना है, कुछ घाटी को भी देखना है। और फिर उसके बाद इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाएगा। और जब थ्योरी एक बार खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। आज प्रयास करते हैं इस चैप्टर का थ्योरी खत्म कर दे और फिर कल क्वेश्चन आंसर करवा करके जो है चैप्टर खत्म कर दे। तो आइए देखिए, समझिए। देखिए बाबू, आपको जो है अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में कल हम आपको बताए थे, नहीं बताए थे। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में जो है हम आपको कल के सेशन में बताए थे। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान में है, राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। इस अरावली पर्वत श्रेणी के वजह से ही राजस्थान के पूर्वी भाग में वर्षा खूब होती है, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा के कम होने के वजह से, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा के कम होने के वजह से, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा के कम होने के वजह से, कम होने के वजह से इस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास हुआ है। मरुस्थल, इस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास हुआ है। मरुस्थल, मरुस्थल भारत का एकमात्र महामरुस्थल है जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, जिसे हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं, जिसे हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं। थार। और जहां तक मरुस्थल का सवाल है, मरुस्थल को ही रेगिस्तान भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट। तो जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। और मरुस्थल, मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो एक प्रकार से अनउपजाऊ भूमि, एक प्रकार से जो अनउपजाऊ भूमि होती है, उस अनउपजाऊ भूमि को ही मरुस्थल कहते हैं। एक प्रकार से जो अनउपजाऊ भूमि होती है, अनउपजाऊ भूमि को ही हम लोग मरुस्थल कहते हैं। जहां तक मरुस्थल का सवाल है, इसका जो किताबी परिभाषा है वो यह है कि वैसा भूभाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वैसा भूभाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, उसे ही मरुस्थल कहा जाता है। और मरुस्थल अनउपजाऊ भूभाग होता है। अनउपजाऊ मरुस्थल जो है आपको अनउपजाऊ भूभाग होता है। और इस थार मरुस्थल का विस्तार भारत में तो है ही, भारत के राजस्थान राज्य में है मूल तौर पर, लेकिन इसका विस्तार गुजरात,
में भी देखने को मिलता है, इसका विस्तार गुजरात में भी देखने को मिलता है। और थार मरुस्थल का विस्तार भारत में तो है ही, भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत में तो है ही, भारत के साथ साथ थार मरुस्थल का विस्तार जो है आपको पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को जो है आपको चोलिस्तान कहा जाता है। और जो थार मरुस्थल है यह गर्म प्रकृति का मरुस्थल है, गर्म गर्म प्रकृति का मरुस्थल है। जब आप मरुस्थल को पढ़ते हैं, मरुस्थल तीन प्रकृति का होता है। एक होता है उष्ण यानी गर्म, दूसरा होता है शीतोष्ण और तीसरा होता है शीत। मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो मरुस्थल तीन प्रकार का होता है। एक होता है उष्ण यानी गर्म, दूसरा होता है शीतोष्ण और तीसरा होता है शीत। तीसरा शीत मरुस्थल होता है। अब इसमें जो भारत का थार मरुस्थल है यह उष्ण प्रकृति का मरुस्थल है। और विश्व में सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल थार है। विश्व के सभी मरुस्थलों में अगर देखा जाए तो विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल जो है आपको थार मरुस्थल है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल जो है आपको कौन है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। देखिए सर्वाधिक जनघनत्व का मतलब क्या है? देखिए बाबू, अब जैसे मान लिया जाए मरुस्थल है यानी अनउपजाऊ भूमि है, मरुस्थल है यानी अनउपजाऊ भूमि है। अब अगर मान लिया जाए कि अनउपजाऊ भूमि है तो वहां कौन रहेगा? नहीं रहेगा लोग, नहीं रहता है लोग। तो मरुस्थलों में बहुत ही कम मानव आबादी निवास करती है। लेकिन थार मरुस्थल में प्रति वर्ग किलोमीटर 82 से 83 लोग रहते हैं। थार मरुस्थल में प्रति वर्ग किलोमीटर 82 से 83 लोग रहते हैं। इतना जनघनत्व तो किसी अन्य मरुस्थल का नहीं है। जनघनत्व मतलब एक वर्ग किलोमीटर में लोगों की जो संख्या होती है वही जनघनत्व कहलाता है। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं वही उस भौगोलिक एरिया का, भौगोलिक क्षेत्रफल का, आपको वही उस भौगोलिक एरिया या भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है आपको जनघनत्व कहलाता है। तो विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल अगर देखा जाए तो विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल जो है आपको कौन है? थार। कौन है? थार। थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थलीय भाग में जो है आपको लूनी नदी जो है थार मरुस्थलीय भाग में ही बहती है। और आपको अगर देखा जाए तो जिस प्रकार भारत के राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल है उसी प्रकार जो है गुजरात में जो कच्छ का रण है, गुजरात में जो कच्छ का रण है उसे सफेद मरुस्थल कहा जाता है। गुजरात में जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण, गुजरात में जो कच्छ का रण है उसे सफेद मरुस्थल कहा जाता है। सफेद मरुस्थल कहा जाता है, सफेद। और फिर लद्दाख में जो लेह है इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। शीत मरुस्थल कहा जाता है, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल कहा जाता है। समझ गए ना?
तो मरुस्थल से संबंधित जो है ये सब बात आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, बताइए थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? हाँ? राजस्थान में ना है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के साथ साथ और कौन देश में है? पाकिस्तान में ना। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के साथ साथ जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में थार मरुस्थल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। आगे बताइएगा, एक एक जो है मरु मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान करके है, या डेजर्ट डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान करके है, ठीक है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान करके है। तो जो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है वो भी राजस्थान में ही है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। और थार मरुस्थल किस प्रकृति का है? बताइए। उष्ण या गर्म? थार मरुस्थल किस प्रकृति का है? उष्ण या गर्म? थार मरुस्थल किस प्रकृति का है? उष्ण या गर्म? सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन है? सर्वाधिक मानव जनघनत्व वाला मरुस्थल भारत का सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत का सफेद मरुस्थल, भारत का सफेद मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? इतना बात समझ में आया? याद हो न गया? चलिए अब देखिएगा बाबू, आप जैसा कि आपने कल के सेशन में ये पढ़ा है कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान में है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में है, मिकिर, रेंगमा, भुवन असम में है, फिर नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, त्रिपुरी पहाड़ी त्रिपुरा में है, सारामती पर्वत चोटी नागालैंड में है, लेमाटोल पहाड़ी मणिपुर में है, और फिर जो है आपको लुसाई पहाड़ी और ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम में है। फिर गारो खासी, जयंतिया, नोकरेक, कैलाश, चेरापूंजी ये सब मेघालय में है। ये सब मेघालय में है। इन पर्वतों के अलावे और भी कई सारे पर्वत हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में है। और भी कई सारे पर्वत है जो भारत के अलग अलग राज्यों में है। और भी जो कई सारे पर्वत है जो भारत के अलग अलग राज्यों में है। तो कौन पर्वत भारत के कौन राज्य में है, इस बात को भी जो है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर देखा जाए, गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य में कई सारी पहाड़ियां हैं। जैसे अगर हम लोग गुजरात राज्य की ही बात करें तो गुजरात राज्य में कई सारी पहाड़ियां हैं। कच्छ की पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बड़दा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बड़दा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। ये सभी पहाड़ी अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी पहाड़ी जो है आपको गुजरात में है। ये सभी के सभी पहाड़ी जो है आपको कहां है? गुजरात में। गुजरात में है। फिर इसके अलावे अगर देखा जाए बाबू, तो जिस प्रकार आपने यह जाना है कि ओडिशा में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, और ओडिशा में सिर्फ महेंद्रगिरी की पहाड़ी नहीं है
बल्कि और भी कई सारी पहाड़ियां हैं जो कि ओडिशा में स्थित है। जैसे कि आपको गडजात पहाड़ी, टिकरपारा पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, ये सब गडजात पहाड़ी, टिकरपारा पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, गडजात पहाड़ी, टिकरपारा पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, ये सब पहाड़ी अगर देखा जाए तो ये सब के सब पहाड़ी जो है आपको ओडिशा में है। कहां है? ओडिशा में। उसी प्रकार झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी है। झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर पारसनाथ की पहाड़ी है, और जो पारसनाथ की पहाड़ी है यह जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, या जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, या जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद बंगाल, बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो बंगाल में जो है आपको टाइगर पहाड़ी है, टाइगर पहाड़ी है। फिर आपको दार्जिलिंग पहाड़ी है, टाइगर पहाड़ी है, दार्जिलिंग पहाड़ी है। ये सब जो है आपको बंगाल में है। टाइगर पहाड़ी हो गया, दार्जिलिंग पहाड़ी हो गया, ये सब आपको बंगाल में है। उसी प्रकार आपको सिक्किम में आपने जाना है, हिमालय में स्थित जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। जो कंचनजंगा जो है आपको सिक्किम में स्थित है। जो कंचनजंगा जो है आपको कहां स्थित है? सिक्किम में। जो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। उसी प्रकार अगर देखा जाए, उसी प्रकार बाबू अगर देखा जाए तो कंचनजंगा के अलावा, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कंचनजंगा के अलावा, कंचनजंगा के अलावा जो है आपको छोमोयुमो पर्वत, छोमोयुमो छोमोयुमो पर्वत, पोहुनरी पर्वत, पोहुनरी पर्वत, संडकफू पर्वत, ये सब अगर देखा जाए तो ये सब के सब जो है आपको सिक्किम में है। ये सब अगर देखा जाए तो ये सब के सब कहां है? आपको सिक्किम में है। उसी प्रकार अगर अपने बिहार की बात करें हम लोग तो बिहार में केमूर की पहाड़ी है, केमूर हिल है, बिहार में केमूर हिल है। सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी हो गया। सोमेश्वर की पहाड़ी के बाद जो है आपको केमूर की पहाड़ी हो गया। ये सब जो है आपको अपने बिहार में है। ये सब अगर देखा जाए तो ये सब अपने बिहार में है। तो यहां पर हमने आपको भारत के अन्य राज्यों में स्थित कुछ और पहाड़ियों से अवगत करवाया है। भारत के अन्य राज्यों में स्थित कुछ और भी पहाड़ियों से अवगत करवाया है। तो इन पहाड़ियों को भी आप याद रखिएगा। और इसी क्रम में एक और शेषाचलम की पहाड़ी जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। एक और शेषाचलम की पहाड़ी अगर देखा जाए तो जो शेषाचलम की पहाड़ी है वह आपको आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये सब पहाड़ियों के बारे में भी जो है आपको याद रखना है। और इन पहाड़ियों के अलावे और भी आप बाबू कुछ जानिए। जैसे कि महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में भी कई सारी पहाड़ियां हैं। जैसे कि अजंता हो गया, अजंता हो गया, अजंता के बाद और भी सतमाला हो गया, सतमाला हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, हरिश्चंद्र हो गया। तो अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र, ये तमाम ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि आपको महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी पहाड़ियां जो है आपको कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। तो पहाड़ियों के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है, पहाड़ियों के बारे में अगर देखा जाए तो जो पहाड़ियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है जब आप बिहार दरोगा का PYQ करते हैं
तो आप यह पाते हैं सामान्य तौर पर पहाड़ियों के बारे में यह पूछा जाता है कि कौन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, कौन पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो आपको कल के सेशन में भी कुछ पहाड़ी बताए थे, उससे पहले के सेशन में भी कुछ बताए थे, और कुछ जो है आज भी हम आपको बताए, ठीक है ना। तो आइए एक बार इन तमाम चीजों का जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन, रिवीजन कर लेते हैं। बताइए कच्छ पहाड़ी कहाँ है? कच्छ पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। एक बार फिर से, कच्छ, कच्छ पहाड़ी, मांडव, बरदा, गिरनार, गिर। गुजरात में कौन कौन है बताइए। शेषाचलम की पहाड़ी कहां? शेषाचलम की पहाड़ी कहां? अजंता, महाराष्ट्र में। अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र। एक बार फिर से, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र। पारसनाथ की पहाड़ी कहां? झारखंड में। कहां है पारसनाथ की पहाड़ी? कहां? पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। छोमोयुमो, छोमोयुमो, छोमोयुमु, पोहुनरी, पोहुनरी। संडकफू, संडकफू। आगे बताइए। गढ़जात, ओडिशा। गढ़जात, गढ़जात। टिकरपारा, टिकरपारा। अस्सिया, अस्सिया, नयागढ़। एक बार फिर से, गढ़जात, टिकरपारा, अस्सिया, नयागढ़। आगे टाइगर पहाड़ी, पश्चिम बंगाल। टाइगर पहाड़ी, टाइगर पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ी। याद हुआ, याद हुआ। चलिए देखिए बाबू, कौन कहाँ है इसको याद रखने के लिए जो है आपको मैपिंग करना होगा। अगर आप अपने से मैपिंग करते हैं तो आपको याद तुरंत हो जाएगा। तो आप लोग एक बार थोड़ी ठंडी आ काहे गया, ठंडी उंडी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। कभी कभी आवाज नहीं निकलता, बताइए। चलिए, तो आप सब लोग मैपिंग करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन आप कितना कीजिएगा वो हमको भी पता है। हाँ, वो पहला बैच में पढ़ ले होगा तो कर लिया हो, अभी किया है। चलिए, कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया है। आप लोग मैपिंग किए थे ना जी। एगो लड़का हमको मैपिंग दिया था, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ रख दिए, मिल नहीं रहा है। तो कोई अगर फर्स्ट एसआई बैच या सेकंड एसआई बैच के कोई हैं, पूरा मैपिंग किए हुए हैं, बढ़िया राइटिंग उटिंग है, तो हमको थोड़ा कॉपी दीजिएगा ना, कॉपी दीजिएगा ना, तो करेंगे ई कि वो मैपिंग वाला जो है ना फोटो कॉपी करवा के ऑफिस में रखवा देंगे, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब इस बैच के बच्चा को भी वो मिल जाए, ठीक है। कोई है जी, कोई है बढ़िया प्राणी? नहीं नहीं, नया नहीं बनाना, बहुत से पूरा इंडियन ज्योग्राफी करवाए हैं मैपिंग, फर्स्ट एसआई बैच में पूरा इंडियन ज्योग्राफी लोग किया है। किसका किया हुआ है? नहीं नहीं, यहाँ का चाहिए। कोई नहीं है जी, बढ़िया राइटिंग है। किसके पास है? लड़की आपके पास है, पूरा है?
लेते आइएगा, तो आप कल लेते आइएगा तो। और इधर लड़का कौन हाथ खड़ा किया था? है, लेते आइएगा तो, कल लेते आइएगा, थोड़ा देखेंगे। हाँ यो वाह, वाह रे बहादुर, बढ़िया है। हम जिस हीरा को खोज रहे थे वो तो मिल गया मेरा। हम्म। राइटिंग तो इसका बड़ी लाजवाब है वो, बाप रे। इतना लाजवाब अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप तो बाप रे ज्योग्राफी का मास्टर बन जाइएगा महाराज। लेकिन राइटिंग कितना सुंदर है इसका, बहुत सुंदर राइटिंग है। फर्स्ट एसआई बैच का है, इस बैच का है, फाउंडेशन बैच का है। अच्छा। हाँ फाउंडेशनों में ठीक है करवाते हैं, फाउंडेशन में भी तो करवे करते हैं मैपिंग। फाउंडेशन में भी यही बोलते हैं आप लोग करके लाइएगा, तो बहुत बच्चा करता है, बहुत बच्चा नहीं करता है। हाँ ठीक है इसका, ठीक है, लेकिन इसमें थ्योरी वोरी भी बहुत लिखा हुआ है। राइटिंग तो बड़ी लाजवाब है इसका जी। अच्छा आप लोग को हम व्यवस्था करके देते हैं, इधर का भी ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन दरोगा बैच में जो है इससे ज्यादा दिए, दरोगा बैच में इससे ज्यादा दिए, ठीक है ना। फाउंडेशन में बहुत जगह नहींयो किया है, दरोगा बैच में पूरा का मैपिंग करवाए, हम करवाए हैं। उस टाइम में लड़का सब करके लाया था, दो चार गो कॉपियों हम चेक किए थे, ठीक है, पैसों और दिए थे। हाँ दिए थे। पूरा न है बाबू, है लेकिन पूरा न है। बढ़ा दीजिए तो, लेते आइएगा तो कल, जो बिहार एसआई फर्स्ट बैच के हैं। फर्स्ट एसआई बैच में ज्यादा मैपिंग हुआ है, सेकेंड में थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। सेकेंड में उतना हुआ है जितना फाउंडेशन में करवाते, फर्स्ट में पूरा करवाए हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा करने का, नहीं तो कल कॉपी आएगा तो पूरा मैपिंग का जो है फोटो कॉपी करवा के ऑफिस में रखवा देंगे, आप लोग अपना ले लीजिएगा। और अगर पूरा मैपिंग आपको इंडियन ज्योग्राफी का मिल जाएगा तो हमको लगता है इंडियन ज्योग्राफी रिवीजन करने में जो है मैप के जरिए मुश्किल से एक दिन पूरा इंडियन ज्योग्राफी पहला से अंतिम तक आप रिवीजन कर लीजिएगा। मतलब अगर है, पूरा है जी तुम लोग के पास? है, लेते आना, जिस जिसके पास है लेते आना, जिसका सुंदर होगा राइटिंग वुटिंग मैपिंग उसका ले लेंगे, ठीक है। और आप लोग को हम दिलवा देंगे, ऑफिस में रखवा देंगे, फोटो कॉपी करवा करके आप लोग ले लीजिएगा। और ऑनलाइन भी अपलोड करवा देंगे। हाँ 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 हाँ। हल्ला मत कीजिए बाबू लोग, हल्ला मत कीजिए, गलत बात है। हल्ला करना पाप है। चलिए अब आगे आइए, ये तो पर्वत और पहाड़ी के बारे में हुआ। अब देखिएगा बाबू आपको, अब हम लोगों को पठार, पठार, मैदान, द्वीप, इस सब के बारे में पढ़ना है। पठार हो गया, मैदान हो गया, द्वीप हो गया, इस सब के बारे में पढ़ना है। देखिए बाबू, पठार, पर्वत के बाद पठार, पठार, पठार। देखिए बेसिकली अगर हम लोग एकदम सरल भाषा में पठार को समझे कि पठार क्या है, एकदम अगर हम लोग सरल भाषा में पठार को समझे कि पठार क्या है, पठार क्या है, तो पठार की अगर हम लोग बात करें, पठार की अगर हम लोग बात करें तो पठार, पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर से 600 मीटर के बीच में होता है, या इससे ऊंचा भी होता है।
मतलब एक औसत ऊंचाई, औसत शब्द का तो प्रयोग हम कर ही दिए हैं। पठार भी एक प्रकार से ऊंचा स्थल ही होता है, परंतु पठार की ऊंचाई कम होती है पर्वत के तुलना में। जो है पर्वत के तुलना में अगर देखा जाए तो पर्वत के तुलना में पठार की ऊंचाई जो होती है वो आपको कम होती है। पर्वत के तुलना में जो पठार की ऊंचाई होती है, पठार की ऊंचाई कम होती है। और पठार का जो ऊपरी भाग होता है वह मेजाकार होता है या सपाट होता है। मेजाकार होता है या सपाट होता है, सपाट। मेज समझ रहे हैं ना? अरे टेबल, उसका ऊपरी हिस्सा कैसे होता है? इसे रहता है ना, इसे सपाट रहता है ना जी। हाँ, हाँ वो भी कह सकते हैं। तो पठार का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सपाट होता है, उसमें ढाल नहीं होता है, उसमें ढाल नहीं होता है। और जहां तक भारत में पठारों का सवाल है, भारत में अनेकों पठार हैं। जैसे बुंदेलखंड का पठार हो गया, बघेलखंड का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, मालवा का पठार हो गया, मेवाड़ का पठार हो गया, दंडकारण्य का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, शिलांग का पठार हो गया। ये सभी भारत के पठार हैं, ये सभी भारत के पठार हैं। इन पठारों में एक प्रायद्वीपीय पठार है। इन पठारों में अगर देखा जाए तो एक प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, अगर हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। अगर हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार को जो है पठारों का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को जो है पठारों का पठार। प्रायद्वीपीय पठार को अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार को जो है पठारों का पठार कहा जाता है, पठारों का पठार। अब इसे पठारों का पठार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको प्रायद्वीपीय पठार कई पठारों से मिलकर बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार कई पठारों से मिलकर बना हुआ है। जैसे प्रायद्वीपीय पठार जो है दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटका का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार। इन तमाम पठारों से मिलकर, इन तमाम पठारों से मिलकर अगर देखा जाए तो इन सभी पठारों से मिलकर बना हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। यही रीजन है कि प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है वह कई पठारों से मिलकर बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वह कई पठारों से मिलकर बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वह कई पठारों से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है। अब आपको प्रायद्वीपीय पठार की आकृति अगर देखी जाए तो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वह आपको त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति की अगर हम लोग बात करें तो वह त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार के आकृति की अगर हम लोग बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वह आपको त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति। और इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ये तमाम पठार आते हैं। तो अब एक एक करके जो है हम लोग उन पठारों को देखेंगे। परंतु बताइए पठारों का पठार किसे कहते हैं? हाँ? पठारों का पठार किसे कहते हैं? इसकी आकृति कैसी होती है? कैसी होती है? और पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है? सपाट या मेजाकार। क्या होता है? सपाट या मेजाकार। अब देखिएगा बाबू आप, एक है दंडकारण्य का पठार।
एक है अब आपको दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, एक आपको दंडकारण्य पठार है। जो दंडकारण्य पठार है, इसको लेकर आपके बिहार दरोगा एग्जाम में प्रश्न आया है। जो दंडकारण्य पठार है, दंडकारण्य पठार अगर देखा जाए तो दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र जो दंडकारण्य पठार है, दंडकारण्य पठार जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है। और दंडकारण्य पठार जो 5 राज्यों में फैला हुआ है वो राज्य है 1 नंबर में छत्तीसगढ़, 2 नंबर में ओडिशा, 3 नंबर में आंध्र प्रदेश, 4 नंबर में तेलंगाना, 5 नंबर में महाराष्ट्र। दंडकारण्य पठार इन 5 राज्यों में फैला हुआ है। और यहां से संभवतः आपके बिहार एसआई एग्जाम में प्रश्न भी आया है। और यहां पर विशेष तौर पर इस बात को ध्यान से याद रखना है कि दंडकारण्य के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार जो है मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार जो है मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है। इस बात को विशेष तौर पर याद रखना है। वैसे तो दंडकारण्य के पठार का विस्तार 5 राज्यों में है, परंतु मूल तौर पर दंडकारण्य के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में है। परंतु मूल तौर पर दंडकारण्य के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में है। आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका में दंडकारण्य के पठार का मूल तौर पर विस्तार है। और यह पठारी क्षेत्र तीन धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र जो है 3 धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इस दंडकारण्य के पठारी क्षेत्र से ही इंद्रावती नामक नदी निकलती है। इंद्रावती नामक नदी निकलती है, जो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदियों में से एक इंद्रावती नदी जो है दंडकारण्य के पठारी क्षेत्र से ही निकलती है। तो बताइए आप हमको, दंडकारण्य के पठार का विस्तार मूलतः कितने राज्यों में, कौन कौन? दंडकारण्य के पठार का विस्तार कितने राज्यों में, कौन कौन? अगर मूल तौर पर किसी एक राज्य के संदर्भ में पूछे तब आए क्या होगा उत्तर? क्या होगा उत्तर? छत्तीसगढ़ उत्तर होगा। क्या होगा उत्तर? छत्तीसगढ़ उत्तर होगा। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? इंद्रावती। कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? इंद्रावती। कौन नदी? इंद्रावती नदी निकलती है। और इसके बाद आगे बताइएगा बाबू लोग, दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र कौन धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? कौन धातु? कौन धातु? 3 धातु। समझ गए ना? अब एगो चीज सुनिए, जानते हैं, बताएंगे तब ना जानिएगा। तो देखिए, आपको जो है बिहार दरोगा PYQ तो आप लोग अपने से कर रहे हैं ना? बोलिए, कर रहे हैं ना? आप लोग अपने से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। 1717 पोस्ट, 2446 पोस्ट, 2213 और 1275, ये चारों होमवर्क के जरिए करवा दिए ना हो। अब जो है, जो बचा हुआ है वो होमवर्क के जरिए अब देंगे आज से, ठीक है? एक ई बात कर देते हैं। और दूसरी बात,
जहां पर विद्यार्थी को थोड़ा दिक्कत होता है, जिस वजह से मुसल्लफ जिस वजह से आप लोगों का रिजल्ट थोड़ा रुकता है। इकोनॉमिक्स और साइंस बिट्टू झा सर स्वयं पढ़ा रहे हैं, उनसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता है। बिट्टू सर हमको कभी कभी बोलते हैं कि बताइए, हम इतना बढ़िया साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन पटना में जो मास्टर गलत सलत पढ़ाता है वही सब जो है साइंस का स्टार बन के बैठल है, जिसको साइंस अबो नहीं करता है। ठीक है, तो हम बोले बिट्टू झा सर को, देखिए सर, बात ऐसन है कि आप अपना फोटो दीजिए ना। फोटो देते हैं? नहीं देते हैं, कहीं नहीं देते हैं हम फोटो। ठीक है, तो बात भी सही है, मतलब बहुत बेहतरीन साइंस पढ़ाते हैं, नो डाउट, समझे। तो आपको जो है इकोनॉमिक्स और साइंस का बिहार दरोगा पीवाईक्यू का डिस्कशन वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स और साइंस का डिस्कशन वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। और उसमें मतलब बिट्टू सर नहीं कर रहे हैं, हम आपको स्पष्ट कर दे, नहीं वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी बैच में इकोनॉमिक्स के एक बहुत अच्छे टीचर को लाए हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है ना, अब नाम जान लीजिएगा, जब वीडियो आएगा तो देखिएगा ना। बिहार एसआई फर्स्ट बैच में बिट्टू सर 3 चैप्टर नहीं पढ़ाए थे, गरीबी, बेरोजगारी, पंचवर्षीय योजना, उन्हीं से पढ़वाए। और बिहार एसआई फर्स्ट और सेकेंड बैच का बच्चा मतलब बहुत सराहा कि नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं। और बीपीएससी बैच का बच्चा भी बहुत सराहा। तो उन्हीं से जो है सबसे पहले शुरुआत इकोनॉमिक्स के वीडियो रिकॉर्डिंग से ही करवा रहे हैं, क्योंकि दिक्कत विद्यार्थी को इकोनॉमिक्स में होता है, साइंस में होता है। और हम सर को बोले हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बैंक को करवाने के साथ साथ उसके आसपास के अन्य चीजों को भी एक बार जो है हल्का फल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फल्का डिस्कस कर देना है। साइंस और इकोनॉमिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं सोचना है। ठीक है ना, हम तो हिस्ट्री भर दिन बकते ये रहते हैं, क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन पूछा है, पढ़ाते हुए नहीं बकते हैं। तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, देखिए थोड़ा स्मार्ट बनना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है। इकोनॉमिक्स और साइंस के पीवाईक्यू को जरूर करना है। और ऐसे अगर समय मिलेगा तो फिर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, मेरे लिए दाएं बाएं हाथ का खेल है महाराज। हम एक दिन बैठा करके आपको सुबह शाम में खत्म करवा देंगे। अरे इतना बार वो सब करवाए हुए हैं यार। ठीक है, तो बिट्टू सर लेकिन कभी भी साइंस और इकोनॉमिक्स का बिहार दरोगा का पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं करवाए। क्वेश्चन देखते हैं लेकिन करवाए न है, बोलते हैं ये सब फटका मुटका काम हम करेंगे। ठीक है, तो जो है साइंस के भी एक टीचर बीपीएससी बैच में पढ़ाते हैं, उनसे साइंस के पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स 1 से 2 दिन बाद वो वीडियो हम धीरे धीरे रिलीज करना शुरू कर देंगे। 45 मिनट से 1 घंटा का वीडियो होगा, उसको आपको देखना है। स्पेशली इकोनॉमिक्स और साइंस जरूर देखिएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होगा, हमको पता है। ठीक है ना, अब बना के आ जाइएगा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। देखिए मेन उद्देश्य क्या है बाबू, जानते हैं? एकदम रिजल्ट लेना, रिजल्ट लेना, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेना, नहीं, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेना। बात समझ रहे हैं ना? तो ये एक पहल करवा रहे हैं, तो आप सब लोग जो है उसको रीड कीजिएगा। और होमवर्क में आज से जो है नया देंगे क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में ही। और फिर इसके बाद जो है आज के सेशन की हम लोग बात करें, बिट्टू सर नहीं आ पाए हैं, तो अभी बीच में मेरा फाउंडेशन बैच है, तो हम फाउंडेशन लेने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो बीच में करना क्या है पता है? करना ये है कि हम नहीं नहीं, पढ़ना कैसे है, पढ़ाएंगे हम आपको, पढ़ना है। ठीक है, बिहार दरोगा फर्स्ट और सेकेंड बैच में कल जो करेंट करवाए, बीता हुआ कल, वो करेंट आपके बैच में आधे हुआ है।
वो करंट पूरा हो जाए, वो करंट पूरा हो जाए, यानी उसमें जो है कल जो पेपर कटिंग लगाया था उसमें दो ये तीन गो स्लॉट न कर पाए थे, दो तीन गो स्लॉट और है उसमें, तो दो तीन गो स्लॉट स्लॉट जो और है उसमें अभी बीच में 5:30 से 6:30 के बीच में वो वीडियो यहाँ चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा। सुन रहा है रे, सुनो, ऑनलाइन भी यहाँ चलेगा, हम वीडियो चलवाएंगे करेंट का, वो करेंट का क्लास बैठ के करना है और वो करेंट लिखाए हैं कॉपी में लिखना है। हम जब सेकेंड सेशन में आएंगे तो हम देखेंगे, कॉपी नहीं होगा तो उल्टा लटका देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उतना कर लेंगे तो फिर जब हम आएंगे तो हम इतिहास पढ़ा देंगे, और इतिहास पढ़ाने के बाद करेंट आज बिहार एसआई फर्स्ट और सेकेंड बैच में जो करेंट पढ़ाए हैं आज वो भी पढ़ा देंगे। तो इससे होगा कि आप लोग करेंट में जो है बिहार एसआई फर्स्ट और सेकेंड बैच के बराबर हो जाइएगा, लेकिन बराबर नहीं हो पाइएगा क्योंकि वो सबको बहुत पढ़ाए हुए हैं, 2024 भी पढ़ाए हुए नहीं पढ़ाए हुए हैं, फिर भी फिलहाल जो पढ़ा रहे हैं उसमें आप बराबर हो जाइएगा। बात समझे? क्या समझे? कुछ समझे? नहीं समझ? समझ गए ना? तो अभी जब हम छोड़ करके जाएंगे तो इधर उधर नहीं करना है। कौन सी का क्लास करना है? 2-3 टॉपिक जो है 1 घंटा में हम डिस्कस लगभग कर ही देंगे, लिखा देंगे, याद भी करवाएं, तो पूरा क्लास करना है, लिख लेना है। कल जिस कॉपी में लिखे थे ना जहां तक, उसी कॉपी में वहां से आगे लिखिएगा। ऑनलाइन वाले लोग आप लोगों को भी बोल रहे हैं, तो इधर उधर अब आइए, ये सब जानकारी हुआ, सूचना हुआ। चलिए, इसके बाद बाबू अब आप देखिएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अगर हम लोग छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो जो छोटा नागपुर का पठार है वह आपको झारखंड में है, जो छोटा नागपुर का पठार है वो आपको झारखंड में है। और जानते हैं बाबू, झारखंड के उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार है और झारखंड के दक्षिणी भाग में रांची का पठार है। झारखंड के उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार है और झारखंड के दक्षिणी भाग में रांची का पठार है। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, इन दोनों पठारों को मिलाकर जो पठार बना है वही छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। बात समझिएगा, झारखंड के उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार है, झारखंड के दक्षिणी भाग में रांची का पठार है। इन दोनों पठारों को मिलाकर जो पठार बना है उसी को हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इस पठारी क्षेत्र में खनिज संसाधनों की काफी उपलब्धता है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के वजह से, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के वजह से, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के वजह से उसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है, रूर जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है। उसी प्रकार भारत का एक औद्योगिक क्षेत्र जो है छोटा नागपुर का पठारी इलाका है। इसके बाद अगर देखा जाए बाबू तो मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ का पठार राजस्थान में है, मेवाड़ का पठार राजस्थान में है। फिर मालवा का पठार है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। फिर दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, दक्कन का पठार महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। फिर बंगलुरु का पठार है, कर्नाटक में है। तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना में है।
रॉयलसीमा का पठार है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। रॉयलसीमा का पठार है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। फिर बुंदेलखंड का पठार है और बघेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार है और बघेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। तो वहीं बघेलखंड का पठार अगर देखा जाए तो बघेलखंड का पठार कहां है? छत्तीसगढ़ और यूपी, एमपी। बघेलखंड का पठार अगर देखा जाए तो बघेलखंड का पठार जो है एमपी और छत्तीसगढ़ के सीमा पर है। और इसी बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में क्या है? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा आपस में मिलती है, यही ना है। तो इसके बाद शिलोंग पठार जो है मेघालय में है। शिलोंग पठार की हम लोग बात करें तो कहां है? मेघालय में। तो आपको जिस प्रकार छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार झारखंड में है, वैसे ही मेवाड़ का पठार राजस्थान में, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बघेलखंड का पठार एमपी और छत्तीसगढ़, और फिर रॉयलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, बेंगलुरु का पठार कर्नाटक में, दक्कन का पठार जो है आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। तो ये प्रमुख भारत के पठार हुए। इन पठारों के बारे में जो है बाबू आपको याद रखना है। ये प्रमुख भारत के पठार हुए और इन पठारों की अगर हम लोग बात करें तो इन पठारों के बारे में आपको याद रखना है। तो बताइए, छोटा नागपुर का पठार कहां है? झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार कहां है? छोटा नागपुर का पठार कहां है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। अच्छा, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? खनिज संसाधन के उपलब्धता के कारण। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? खनिज संसाधन के उपलब्धता के कारण। खनिज संसाधन के उपलब्धता के कारण। खनिज संसाधन के उपलब्धता के कारण। इसके बाद हजारीबाग का पठार कहां? झारखंड में है। हजारीबाग का पठार कहां? हजारीबाग का पठार कहां? रांची का पठार कहां? रांची का पठार रांची का पठार हजारीबाग का पठार और रांची का पठार मिलाकर कौन पठार बन? छोटा नागपुर का पठार। मेवाड़ का पठार कहां? राजस्थान में। मेवाड़ का पठार कहां है? मेवाड़ का पठार। मालवा का पठार। मालवा का पठार। दक्कन का पठार महाराष्ट्र और बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए, अब इसके बाद मैदान। देखिए बाबू, अगर हम लोग मैदान यानी समतल इलाका, जैसे आप लोग जो रहते हैं, आप लोग कौन इलाका में रहते हैं? मैदानी इलाका में रहते हैं। कहां रहते हैं? मैदानी इलाका में। आप लोग, हम लोग मैदानी इलाका में रहते हैं। समझ गए ना? मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक बात आप जानते हैं, जब नदी का जल चलता है, जब नदी के जल में बहुत ही ज्यादा करंट होता है,
जब नदी, हाँ वही धारा, जब नदी के जल स्तर में वृद्धि होती है तब नदी के अंतर्गत जल की धारा काफी तीव्र होती है, और वो तीव्र जल की धारा जब बहती है तो अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर, उसके मार्ग में जो आता है सबको बहा कर ले जाती है। उसके मार्ग में जो भी आता है सबको बहा कर ले जाती है। उसके मार्ग में जो भी आता है सबको बहा कर ले जाती है, सबको बहा कर ले जाती है। तो नदी अपने साथ, चश्मा पहन के सोती है जी, मारेंगे तू झापड़ हम मुंह लाल करके, तो करके आया करो न तो आंख निकाल लेंगे, समझिए, अंधा कर देंगे। सुनिए क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ याद आ गया, याद आ गया, रुकिए नहीं, आगे में बैठ के सोती होती, मारेंगे तू झापड़ मुंह लाल हो जाएगा। रात में सोती ना, खा के आई है 4 थाली भात, शरीर तो ऐसा नहीं, शरीर तो एक पौवा जैसा है जी। सुनिए, देखिए बाबू, नदी के भीतर जल की जो धारा होती है वो अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर, यानी अवसाद, ये सब अवसाद हुआ, ये सब अवसाद बहा कर ले जाती है। लेकिन एक बात बताइए, नदी की धारा सब जगह तीव्र ही होता है? नहीं, आगे चलकर नदी की धारा की गति मंद भी पड़ती है। नदी के जल की धारा की गति मंद पड़ती है, यानी कम होती है। जब नदियों के जल की धारा की गति कम होती है तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो नदी के द्वारा जो अवसाद बहाकर लाया गया है वो अवसाद जो जमा होता है उसी से मैदान का निर्माण होता है। वो अवसाद जो जमा होता है उसी से मैदान का निर्माण होता है। तो मैदान का निर्माण कैसे होता है ये बात हम आपको बता रहे थे। नदियों तथा उसके सहायक नदियों के द्वारा, नदियों तथा उसके सहायक नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से मैदान का निर्माण होता है, होता है। तो मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। अवसाद यानी बालू, कंकड़, मिट्टी, निक्षेपण यानी जमा करना। तो नदी अपने साथ जो बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये सब बहा करके लेकर के आती है, वो जब एक जगह जमा होता है तो उसी से मैदान का निर्माण होता है। भारत में एक उत्तर भारत का विशाल मैदान है। उत्तर भारत का विशाल मैदान अगर देखा जाए तो उत्तर भारत का विशाल मैदान मूल तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है, लेकिन इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान अगर देखा जाए तो उत्तर भारत का विशाल मैदान मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है, लेकिन इसका विस्तार पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी देखने को मिलता है। परंतु उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार में है। तो अब उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण, अब उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कौन सी नदियां करती है? तो भारत के उत्तर में गंगा नदी बहती है,
ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, सिंधु और उसकी सहायक नदी बहती है। तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है और उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है 4 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इससे आगे अगले क्लास में, अब ना है मेरे पास समय, 10 मिनट जाने में भी लगता है, 5:30 बजे से वहां है। बुलाओ दीपेन को बुलाओ। और हाँ, कल जो रात में पढ़ाए हैं पेपर कटिंग से, और अभी जो होगा पेपरे कटिंग होगा, वो हम आते हैं, जितना उसमें पढ़ाया हुआ होगा पूछेंगे, और याद नहीं हुआ लटका के मारेंगे, हम उल्टा लटका के मारेंगे, ठीक है ना? है लगाओ। धन्यवाद। 5:30 बजे से क्लास लाइव होगा, फिर से ऑनलाइन वाले लोग लाइव हो जाइएगा। करेंट का क्लास होगा, रिकॉर्डेड चलेगा, लेकिन आप सब लोग कर लीजिएगा। और फिर 7 बजे से जो है फिर हम आपको हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बाबू? चलिए, होमवर्क दूसरे सेशन में आएंगे तब देंगे। कहां गया जी?